नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम रोजगार मित्र जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। जैसे कि आप सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम मैथ्स भी पढ़ रहे थे। और मैथ की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे बीजगणित, बहुपद और रैखिक समीकरण चैप्टर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं, पहले सिलेबस देखेंगे। दोस्तों, बीजगणित का सिलेबस जो है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें क्या क्या बताया गया है। चर, स्थिरांक, पद, गुणांक, व्यंजक मेंशन किया गया है सिलेबस में। ये दोस्तों मैंने हिंदी में जो है ट्रांसलेट किया है सिलेबस, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कथनों से व्यंजक लिखना, व्यंजकों को सरल बनाना और बीजीय सर्व समीकरण और अनुप्रयोग और गुणनखंड विधियाँ, सार्वगुणनखंड, समूहीकरण, सर्व समीकरण, ये दिया गया है। अगला चैप्टर है हमारे पास बहुपद की परिभाषा, घात और गुणांक दिए गए हैं। ठीक है, आगे दिया गया है शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य और गुणांकों के बीच का संबंध। ठीक है, और शेषफल और गुणनखंड प्रमेय और बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम और गुणनखंड और अनुप्रयोग समस्याएं। ठीक है, आगे हमारे पास दिया गया है रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण और शब्द समस्याएं, दो चर वाले रैखिक समीकरण और सामान्य रूप और हल। फिर हमारे पास दिया गया है रैखिक समीकरणों का ग्राफी निरूपण। आगे हमारे पास दिया गया है रैखिक समीकरणों के युग्म का ग्राफी हल। आगे हमारे पास दिया गया है प्रतिस्थापन विलोपन विधि द्वारा युग्मों को हल करना। ठीक है, आगे हमारे पास ये दिया गया है संगत, असंगत और आश्रित प्रणालियाँ। आगे हमारे पास दिया गया है अनुप्रयोग, आयु, अनुपात और मिश्रण समस्या। दोस्तों, ये 3 चैप्टर है जो हमें आज पढ़ने हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि हम लोग सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो ये चैप्टर इतने लंबे लंबे हैं कि आपको पढ़ने में हफ्ता हफ्ता लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपसे पहले कहा था कि आपको सटीक तैयारी करनी है हिंदी माध्यम में एचपी पटवारी एग्ज़ाम की। तो आपके लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा? हिम रोजगार मित्रा रहेगा। ज़्यादा इसमें बर्बाद न करते हुए सीधा क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे और वहीं मैं आपके साथ नया कंसेप्ट डिस्कस कर दूंगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है? पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन में कि पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? ये सवाल हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों, जब हम इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई हैं। पहले दिए है 3x = 9, दूसरा दिया गया है x² + 5x - 7। आगे हमारे पास दिया गया है x > 2 और आगे दिया गया है x अनुपात y। तो दोस्तों, हमारे पास पूछा क्या गया है, कौन सा बीजीय व्यंजक का उदाहरण है? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वो कैसे, वो हम आपसे अभी शेयर करेंगे कैसे। दोस्तों, इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, कैसे? सबसे पहले मैं दोस्तों आपको ये बताऊंगा कि जब यहाँ पे 5x लिखा है, 3x लिखा है, ये क्या चीज़ें हैं। जब भी दोस्तों हमारे पास, जैसे मान लो यहाँ पे 5x लिखा हुआ है, ठीक है, 5x लिखा हुआ है, तो हमारे पास 5 है जो 5 है, 5 की वैल्यू हमेशा क्या है, फिक्स नहीं है। 5 को क्या हम 6 बोल सकते हैं? 5 को क्या हम 10 बोल सकते हैं? 5 को क्या हम 7 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब क्या, 5 की वैल्यू क्या है, फिक्स है। 5 की वैल्यू फिक्स है मतलब 5 की वैल्यू क्या है, 5 की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है हिंदी में? स्थिरांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्थिरांक बोला जाता है, जिनकी वैल्यू क्या, फिक्स रहती है। आगे हमारे पास क्या है, एक्स। दोस्तों यस, इसको क्या बोला जाता है, चर बोला जाता है। और इसको जो है 5 है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है, उसको अचर भी बोला जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब x को यहाँ पे क्या बोला जाता है, चर बोला जाता है। चर क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। वैल्यू इसकी क्या रहती है, बदलती है। कैसे बदलती है वो अभी डिस्कस करेंगे आपसे। अब दोस्तों, जैसे दोस्तों हमारे पास दिया गया है क्या, 5x की मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। अब मान लो यहाँ पर x की वैल्यू 1 कर दूँ मैं, तो 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 नहीं आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 2 कर दूँ यहाँ पर, तो 5 × 2 10 नहीं आ जाएगी वैल्यू। समझ रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 भर दूँ तो ये 5x की वैल्यू 5 नहीं आ जाएगी।
अगर मैं x की वैल्यू 2 भर दूँ तो 5x की वैल्यू 10 नहीं आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 3 भर रहा हूँ तो 5x की वैल्यू 15 नहीं आ जाएगी। तो ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। इसीलिए दोस्तों जब भी आप लोग क्या करेंगे कि जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन देखने को आएगा, जैसे 5x आ गया, 9x आ गया, 7x आ गया, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि 7x का मतलब क्या है, 7 गुणा x। 9x का मतलब क्या है, 9 गुणा x। जब भी चर और अचर के बीच जो है वो कोई सिंबल नहीं लगा होगा तो उसको हम 7 गुणा x के रूप में मानेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। और दोस्तों जब भी, अब आपसे मैं कुछ और बातें यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करूँगा आपके, ताकि आपको जो है आगे आने वाले क्वेश्चन में जो परेशानी ना हो। जब भी आपके पास जब भी आपके पास मान लो कोई भी इक्वेशन आ जाती है, जैसे हमने लिखा 7x, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके बनाएंगे दोस्तों पद। जब चर और अचर, जब मैंने आपसे कहा था जब चर और अचर वैल्यूज शब्द जो है वो सब इकट्ठे लिखे जाते हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं, पद बनाते हैं। ठीक है। और दोस्तों पदों के बीच में जब जमा का निशान लगता है या माइनस का निशान लगता है तो वो क्या बनाते हैं, बीजीय व्यंजक। वो क्या बनाते हैं, वो व्यंजक बनाते हैं। ठीक है। तो ये दोस्तों इसीलिए ये क्या एक्सप्रेशन क्या है, व्यंजक है, क्योंकि इनमें कौन सा निशान लगा है, जमा और माइनस का। ठीक है। लेकिन दोस्तों जब व्यंजक के बाद समता का निशान लग जाता है, ठीक है, बराबर है का निशान लग जाता है, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है समीकरण, एक्सप्रेशन उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, उसको बोला जाता है एक्सप्रेशन। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे कि ताकि आपको सब चीज़ें क्लियर होती रहे। ठीक है। क्या क्या बताया दोस्तों, चर अचर बताया, उसके बाद हमने क्या बताया आपको, उसके बाद हमने आपको बताया पद, फिर क्या बताया हमने, व्यंजक, और उसके बाद क्या बने, समता से क्या बन गया, एक्सप्रेशन बन गया। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी ताकि आपको क्या हो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो समझ में आए और आपको चीज़ें पता लग जाएंगी किस किस चीज़ को क्या क्या कहा जाता है। ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, हमारे पास देखो, जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी, 7x हमारे पास दिया गया है, 7x। ठीक है। 7x में 7 को क्या कहा जाता है, अभी मैंने आपसे ऊपर वाले क्वेश्चन में बात की कि 7x लिखा है, तो सबसे पहले इसका मतलब हमारे लिए क्या है, 7 गुणा x, 7 गुणा x है। और इसमें 7 क्या है, कांस्टेंट, फिक्स नहीं है। ठीक है। कांस्टेंट को क्या कहा जाता है, जो हमारे पास कांस्टेंट होता है उसको क्या कहा जाता है, अभी मैंने बताया था आपको, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको याद होगा। स्थिरांक नहीं कहा जाता है उसको, स्थिरांक, अचर। ठीक है। तो और x को क्या कहा जाता है, चर कहा जाता है, क्योंकि ये क्या बदल जाएगी इसकी वैल्यू, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, अब देखेंगे अभी आगे। अब जब आप देखो कि जब हमने क्या लिखा है, 7x लिखा है, तो सबसे पहली बात है कि जब हमारे पास 7x क्या है, एक एक्सप्रेशन है। ठीक है। 7x क्या है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, पद है, एक्सप्रेशन नहीं पद है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, पद है एक। ठीक है। जब 7x एक पद है तो इसमें x क्या है, वेरिएबल है, चर वैल्यू है, और इससे क्या गुणा हो रहा है, 7 हो रहा है। 7 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ 7 क्या है, x का गुणांक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगर दोस्तों हम, जैसे मैंने आपको यहाँ पे चर अचर की बात की, चर अचर की बात तब है जब ये वैल्यू 7 अकेली लिखी हो और x अकेला लिखा हो, इनमें कोई वो ना हो। ठीक है। लेकिन जब इसमें यह कहा गया कि 7x में 7 को क्या कहा, 7 को क्या कहा जाता है, तो 7 को क्या कहा जाता है, गुणांक कहा जाता है। ठीक है। और मैंने आपको पहले बताया कि 7x मिलके क्या बनाता है, पद बनाता है। चर की डेफिनेशन भी क्लियर है, अचर की डेफिनेशन भी क्लियर है, स्थिरांक की डेफिनेशन भी क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ऐसे ही दोस्तों आपको क्वेश्चन से कंसेप्ट समझने की जरूरत है। अब देखो आगे बढ़ेंगे। आगे हमसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, ये आपको दोस्तों बताना पड़ेगा। अब बहुपद कैसे लिखे जाते हैं, क्या लिखे जाते हैं, मैंने आपको ऊपर एक्सप्रेशन तक बताया था। क्या बताया था कि जब भी पद है, जैसे कोई भी 4x + 5y ले लो, ठीक है,
इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये चीज़ें अकेली अकेली क्या है, अब मैं आपको एक बार लास्ट बार बताऊंगा तो उसके बाद नहीं बताऊंगा दोबारा। ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ये अकेला क्या है, पद है। ये भी क्या है, पद है। 5x 4y, 4x 5y पद है, ये भी पद है। ठीक है, पदों में जब चिन्ह लग गए यहाँ तक तो ये क्या बन गया, ये व्यंजक नहीं बन गया। ठीक है, और जब बराबर है लग गया तो समीकरण नहीं बन गया ये पूरा। इसको क्या बोल दिया, बहुपद बोल दिया। बहुपद क्यों बोला, क्योंकि इसमें एक पद है, दो पद है, तीन पद है। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। अब हम इसमें समझेंगे क्या, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपने हमेशा बात याद रखनी है क्या, बहुपद वो संख्या होगी जिसमें चर जो हमारे पास होगा, चर x y z a b c जो भी होगा, इसकी घात क्या होगी, एक वाइट रंग कर देता हूँ, इसकी घात हमेशा ऋणोत्तर पूर्णांक होगी, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसकी घात क्या होगी, ऋणोत्तर पूर्णांक होगी। आपको बताऊंगा अभी। अगर आपने हमारा जो इस प्लेलिस्ट का, मैथ की प्लेलिस्ट का, गणित की प्लेलिस्ट का, आपने हमारा नंबर सिस्टम का चैप्टर देखा होगा तो उसमें पहले ही 15 मिनटों में मैंने ये बात आपसे की है क्या, मैंने ये बात आपसे की थी उसमें कि ऋणात्मक पूर्णांक किसको कहा जाता है। दोस्तों ऋणात्मक पूर्णांक वो पूर्णांक होते हैं जो नेगेटिव नहीं होते हैं, जो क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं और साथ में जीरो इंक्लूड किए जाते हैं, ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। मैं इसको काट ही देता हूँ यहाँ से। ऋणात्मक पूर्णांक कौन से हमारे पास, ये है पॉजिटिव वैल्यूज प्लस जीरो, पॉजिटिव वैल्यूज और जीरो। तो दोस्तों क्या बोला मैंने कि बहुपद वो जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास इक्वेशन क्या बहुपद कहलाएंगे जिनमें क्या होगा, जिनमें क्या होगा वो बीजीय व्यंजक, वो व्यंजक हमारे पास क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे जिनमें क्या होगा, घात क्या होगी, ऋणात्मक पूर्णांक होगी। मतलब घात पॉजिटिव और जीरो हो सकती है लेकिन घात नेगेटिव नहीं होगी। अब घात हम कैसे चेक करेंगे, इसमें आप देखो 3x² में x की घात क्या है, 2, पॉजिटिव नहीं है। 5x में x की घात क्या, 1 नहीं है। और 1x में x की घात 0 नहीं है। क्यों, क्योंकि जीरो किसी की चर वैल्यू की भी जो है घात हो तो जीरो क्या बना देती है, 1 बना देती है। अब 7 है, 7 क्या है, बहुपद है। कैसे है, क्योंकि 7 के साथ x की पावर 0 लिखा हुआ है। x की पावर 0 का मतलब क्या है, x की वैल्यू कितनी, x की पावर 0 का मतलब क्या है, 1, तो इसलिए ये भी बहुपद है। लेकिन जब तीसरी क्वेश्चन में आते हैं, इसमें क्या लिखा है, 1/x+2, तो x+2 लिखा है। अब 1/x है, आपको पता है कि जब भी कोई संख्या जो है वो हर के रूप में हो, उसको अंश के रूप में लाना है तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव नहीं हो जाती है। तो ये x की पावर -1 जमा 2 नहीं बन जाएगा। तो x की पावर -1 है, तो हमने क्या कहा है कि बहुपद के लिए कंडीशन क्या है, कि बहुपद के लिए कंडीशन क्या है कि घात जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक होगी, मतलब नेगेटिव नहीं होगी। तो इसकी तो नेगेटिव, इसलिए ये नहीं होगा। तो इसीलिए ये भी, इसमें भी ऐसा है, घात क्या है, इसमें 1 है, इसमें x की घात 0 है। ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पे घात क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 3 का राइट आंसर होगा, ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे दोस्तों आज से आगे। दोस्तों पहले 20 क्वेश्चन दोस्तों किसके ऊपर बेस है, हमारे टोटल कंसेप्ट के ऊपर बेस है। हो सकता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन देखने में ना मिले, लेकिन आपको इन पहले 20 क्वेश्चनों से क्या होगा, कंसेप्ट क्लियरेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब जैसे ये बताया गया है बहुपद 5 है, मैंने आपको पहले कहा कि 5 क्या है, बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसमें x की पावर कितनी, 0 है, में घात क्या होगी, बहुपद 5 में डिग्री क्या होगी, डिग्री दोस्तों क्या होगी, अभी तो आपको इसका आंसर ही मिल गया, 0 होगी। क्यों, क्योंकि x की पावर क्या है, 0। ये आप ध्यान में रखेंगे। किसी भी बहुपद में जो चर वैल्यू की, चर संख्या की सबसे बड़ी घात होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे 5x+7 = 0। अगर इसमें जो है वो बहुपद की घात पूछ ली जाए तो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, अगर 5x+7x+2 = 0 लिखा जाए तो हमने क्या बोला आपको कि किसी भी बहुपद में सबसे बड़ी
किसी बहुपद में हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी घात देखेंगे, वो क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी। अगर हमने लिख दिया 5x की पावर 4 जमा 7x की 3 जमा 4x का 2 जमा x जमा 10 की इजकल टू 0, इसकी घात क्या है दोस्तों, इसकी घात क्या होगी 4। सबसे बड़ी चर की सबसे बड़ी घात क्या मानी जाएगी, तो चर की सबसे बड़ी घात क्या मानी जाएगी दोस्तों, डिग्री मानी जाएगी किसकी, बहुपद की। ये आप ध्यान में रखेंगे, 4 एग्जाम्पलों से मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दी हैं। आगे बढ़ेंगे, ये फार्मूला तो आप सभी को पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको ध्यान में रखेंगे, इसकी एप्लीकेशन एग्जाम में आएगी, ये फार्मूला आपको याद करना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों जैसे हमारे पास दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है, का सही गुणनखंड है। सबसे पहली बात दोस्तों आपको ये पता होनी चाहिए जीवन में कि किसी भी संख्या का कोई भी गुणनखंड होगा वो उसको पूरी तरह विभाजित करेगा। क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये आप ध्यान में रखेंगे कि किसी भी, जैसे मान लो 10 है, 10 के गुणनखंड क्या होता है 2 गुणा 5 गुणा 1, तो 5 10 को डिवाइड करता है पूरा पूरा कि नहीं, 5 दूनी 10, 2 डिवाइड करता है कि नहीं। अब जैसे मान लो हमारे पास 12 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 2 दूनी 4 3 12, ठीक है। 2 12 को डिवाइड करता है पूरी तरह का नहीं करता है, 3 12 को डिवाइड करता है पूरी तरह का नहीं करता है। इसी प्रकार का दोस्तों आपको पैटर्न फॉलो कहाँ करना है, बहुपदों में। कैसे फॉलो करेंगे आप, वो अभी आपको बताऊंगा। एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ जगह, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 का गुणनखंड आपको पूछा गया है, ठीक है। इसके गुणनखंड आप कैसे, इसकी गुणनखंड के लिए दोस्तों आपको क्या पहचानना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस 16। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर, लेकिन 16 किसका स्क्वायर है, किसका वर्ग है, 4 का वर्ग नहीं है। तो क्या आप एक्स स्क्वायर माइनस 16 को एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं? अगर हाँ आप लिख सकते हैं तो आपको फिर एक फार्मूला भी याद आना चाहिए। कि आपको फार्मूला याद आना चाहिए कि ए, यहीं ये लिखता हूँ इसको बिल्कुल नीचे ताकि आपको समझ आ जाए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ पर ए क्या है, एक्स नहीं है, यहाँ पर बी क्या है, 4 नहीं। तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास इसकी विस्तार किया जाएगा। इसको लिखो अब ऐसे, कैसे लिखो, ऐसे लिखो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। आ रहा है समझ के, नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से आपका उत्तर सी नहीं हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा, ठीक है। आपको याद करना पड़ेगा। अब बढ़ेंगे 7वें क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों हमारे पास क्या दिया गया है, पी एक्स, कोई बहुपद दिया गया है पी एक्स, जो क्या दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो उसमें बताया गया है कि P3 का मान क्या होगा। तो दोस्तों जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए आपको सीधा ध्यान रखना है कि यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू दी गई है और आगे हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया है एक्स की फॉर्म में, ठीक है। एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेशन दिया गया है ये, और यह हमसे बोला गया P3 का मान क्या होगा। दोस्तों आपने सीधा करना है, एक्स की जगह क्या पुट कर देना है, 3 पुट कर देना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, P3, एक्स की जगह 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 9, तो ये क्या हो जाएगा 0 नहीं आ जाएगा उत्तर, 7 का सी उत्तर नहीं आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, जब जो भी संख्या बहुपद का मान शून्य कर दे, शून्य कर दिया ना ये मान, आप देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, वो शून्य कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। अगर आपको यही पता नहीं होगा कि शून्य क्या होता है तो आप उसका शून्य कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 का शून्य है, ठीक है। पर यहाँ पे हमसे वैल्यू पूछी गई तो हमने बता दी, ठीक है। आगे आप ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। लगता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको ये बड़ी ज़रूरी है। यदि किसी बहुपद पी एक्स को x माइनस 4 से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। अब दोस्तों आपको मैंने अभी एक चीज़ समझाई ऊपर, क्या, अभी आप इस क्वेश्चन को देखो, मैंने कहाँ समझाई थी आपको बात, एक मिनट रुक जाओ।
यहाँ पे x² - 16 का सही गुणनखंड है। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे मैंने 12 की एग्जाम्पल नहीं दी थी, आपको 4 की एग्जाम्पल नहीं दी थी। मैंने क्या बताया था, जो भी सही गुणनखंड होगा वो इसको पूरा पूरा विभाजित करेगा। विभाजित करेगा मतलब क्या, शेषफल क्या आएगा, 0 नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा एग्जाम, क्वेश्चन को कंपेयर करो। आपको क्या बोला गया है, बोला गया है कि यदि बहुपद px को x-4 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। शेषफल 0 प्राप्त होता है तो मेरे भाई तो x-4 px का गुणनखंड होगा भाई। ऑप्शन नंबर डी उत्तर आएगा इसका। समझ रहे कैसे? एग्जाम्पल एक बार आपको दोबारा देता हूँ। 16 तो नॉर्मल काफ़ी आसान हो जाएगा। 18 की एग्जाम्पल देता हूँ, तो कैसे होगा, 2 × 3 × 3। ठीक है। अब दोस्तों आप देखो कि 18 के गुणनखंड क्या बन गए, 2 3 3 बन गए गुणनखंड। ठीक है। अब अगर 2 से 18 को भाग देंगे तो आएगा 9, शेष क्या आएगा, 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि यदि 18 को 2 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो निम्नलिखित से क्या सत्य है, तो 2 18 का गुणनखंड नहीं, ऐसे नहीं आएगी स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर नहीं आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा गया है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक चर का समीकरण नहीं है, एक चर का रैखिक समीकरण नहीं है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, जो भी सब्जेक्ट है, जो अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा है वो भी, उसमें आपने क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है। ठीक है। अब देखो इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा समीकरण एक चर का रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ चर क्या है, एक्स ही चर है, एक ही वैल्यू है ना। यहाँ पे भी आप देखेंगे एक्स ही चर है, यहाँ पे भी एक्स ही चर है, यहाँ पे भी आप देखेंगे एक्स ही चर है, एक्स ही चर है। लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्स की पावर 2 कर दी गई है भैया, तो इसमें 2 चर नहीं आ गए, एक्स और एक्स आपस में गुणा हो रहे हैं, इसलिए 2 गणेंगे। ठीक है, तो हमारे पास उत्तर क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ेंगे। अब आप यहाँ पे देखो 3x + 4y, 3x + 2y = 7 किस प्रकार का समीकरण है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है। ठीक है। अब मैंने आपको अभी क्या कहा था कि भाई x को और x y a b c d ये सब क्या है, चर है। ठीक है, तो इसमें x चर है, y चर है, 2 चर का रैखिक समीकरण नहीं हो गया। एक चर वाला होता तो वो 3x = 9 होता, यहाँ पे y नहीं होता, या 3y = 7 होता, ऐसे होता। एक चर होता, x होता या y होता, सिर्फ और सिर्फ y होता। ठीक है। और द्विघात में क्या होता, x² + by + c = 0 होता। द्विघात का मतलब क्या, x की घात 2 होती या y की 2 होती। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें समझनी है। तो हमने क्या बताया आपको, क्या पूछा गया था यहाँ पर हमसे कि एक्स हमारे से क्या पूछा गया था कि 3x + 2y किस प्रकार का समीकरण है, तो 2 चर का रैखिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे हमसे क्या पूछा गया है कि 2 रैखिक समीकरणों की रेखाएं यदि एक दूसरे पर ही स्थित हों तो हलों की संख्या क्या होगी, ऑप्शन नंबर डी अनंत होगा। दोस्तों ये आप याद रखेंगे, ये आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आपको डेफिनेशन है, एग्ज़ाम में आपको एज इट इज़ पूछी जा सकती है। आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि यदि 2 रैखिक समीकरणों की रेखाएं एक दूसरे पर ही स्थित हों तो हलों की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। दोस्तों इससे रिलेटेड मैं आपको टेबल जो है वो याद करवाना चाहूँगा, आपको वो लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगी। मैंने आपको हमेशा कहा है जब भी मेरी क्लास लगवानी है आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो बढ़ेंगे आगे। इसको जो है मैं इसका टेबल आपको करवाता हूँ याद, 1 मिनट आप वेट करेंगे। दोस्तों ये टेबल जो है वो आपको इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए। क्यों, क्योंकि एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी मैं कुछ लिखूंगा नहीं, आप जो है 2-3 सेकंड में इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
उम्मीद कर रहा हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जब हमने बात की, क्या बात की कि जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हों तो उसके हल क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा कैसे। ये एनसीईआरटी 10th से जो है वो दोस्तों मैंने जो है फ़ोटो उठाई थी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ से समझाने में कामयाब रहूँगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी हमारे पास समीकरण आता है, रैखिक युग्म समीकरण आता है, उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हम उस रेखा युग्म को हम कैसे लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, जो हमारे पास ये इक्वेशन है, जो हमारे पास इक्वेशन ये है, इसमें जो x का गुणांक होगा ना a, y का गुणांक होगा b, और c क्या होगा, ठीक है, c कांस्टेंट वैल्यू होगी, कोई स्थिरांक होगा। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 नहीं है, b की वैल्यू क्या, -2 नहीं है। इसी में ऐसे देखो, a की वैल्यू 3 नहीं है, b की वैल्यू 4 नहीं है, c की वैल्यू -20 नहीं है। इसी ऐसे देखो, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -9। इसी तरीके से ऐसे देखो, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू -18। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको तब समझ आएगी जब आप ABC यहाँ से निकालना सीख जाएंगे। अब मान लो आपको 2 रेखा युग्म दिए हो, जैसे यहाँ पे दिए हैं, आपको पूछा जाए कि भाई ये क्या है, ये परिच्छेद करती है संपाती रेखाएं हैं या समानांतर रेखाएं हैं, इनमें से कितने हल होंगे। जब आपको ये चीज़ें पता होंगी ABC, तब आप ये निकाल पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे क्या करोगे, आप उनका क्या निकालोगे, A1/A2 B1/B2 C1/C2। क्या निकालोगे, A1/A2 B1/B2 C1/C2। वो कैसे निकालोगे, अब इसमें देखो A की वैल्यू क्या 1 है, तो जो पहली इक्वेशन को आपने A1 A2 मानेंगे, इसमें A1 A2 C1 A2 C2 A2 B2 C2 मानोगे, इसमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऐसे मानोगे हर इक्वेशन में। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता है कि रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेद करती है, संपाती है, समानांतर है, या केवल एक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, कोई हल नहीं। ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ पे A1, यहाँ पे A क्या 1 है, 1/3 -2/4 और C1 ये हो गया। अब दोस्तों ये है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद करनी है। ठीक है दोस्तों, जब भी आपको क्या हो, जब भी आपको ऐसा आए कि 2 रेखा युग्म दिए हो, बताओ ये प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं करती हैं। दोस्तों जब भी वो प्रतिच्छेद करेंगी, A1/A2 B1/B2 क्या होगा, नॉट इक्वल टू होगा, दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तब क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। जब भी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो हल क्या होगा, एक ही हल होगा। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जब रेखाएं आपस में एक बिंदु पर काटती हैं तो कितने हल होते हैं, एक हल होता है। और जब भी हमारे पास A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होता है, ये आप देख रहे होंगे, तो रेखाएं क्या होती है, समपाती होती हैं, एक दूसरे के ऊपर जाती हैं ऐसे। ऊपर क्या, उससे ऊपर क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और जब हमारे पास ऐसा होता है कि A1/A2 = B1/B2, और जब वो C1 C2 के बराबर नहीं होता है, तो वो रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती हैं ऐसे। तो तब क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। ये दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहाँ से, और आप ठीक भी करेंगे, ये भी मुझे पूरी आशा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ समझ आ गई होगी। अगर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, उन्मूलन विधि, एलिमिनेशन मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ग्राफ बनाना, किसी एक चर को समाप्त करना, अनुमान लगाना, या सूत्र याद करना। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, किसी एक चर को समाप्त करना। दोस्तों जैसे हमारे पास एग्जांपल दी हो, 4x + 3y = 12। ठीक है, ये एग्जांपल दी है। और एक हमारे पास एग्जांपल क्या दी है, एक हमारे पास एग्जांपल दी है 3x + 4y = 8। ठीक है, अब दोस्तों एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, हम या x की वैल्यू को बराबर कर लेंगे, या y की वैल्यू को बराबर कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से एक वैल्यू को एलिमिनेट करना है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को किससे गुणा करेंगे, 4 से। इस इक्वेशन को किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। अब जब हम इसको 3 से गुणा कर देंगे, पूरी इक्वेशन को यहाँ तक, इस पूरी इक्वेशन को हम यहाँ से 4 से गुणा कर देंगे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएंगी, ये बन जाएंगी 12x + 9y = 36।
और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 12x जमा 16y बराबर है क्या, 32। ऐसा नहीं बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। 12x में से 12x की ये भी माइनस नहीं हो जाएगा। और 9 में से हम 16x जो है वो माइनस करेंगे तो -7x y नहीं बन जाएगा ये। और 36 में से करेंगे क्या, 4 नहीं बन जाएगा। तो हमारे से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/7 नहीं आ जाएगी। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने x को एलिमिनेट कर दिया, x को उन्मूलन कर दिया हमने। तो ये मेथड क्या कहलाता है दोस्तों, ये मेथड क्या कहलाता है, ये मेथड कहलाता है एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड को आप ध्यान में रखेंगे। इसका क्या हुआ, हमने एक चर क्या x को समाप्त कर दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शून्य बहुपद की घात होती है, शून्य बहुपद की घात क्या होती है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को दोस्तों आप याद रखेंगे कि शून्य के साथ आप x की पावर 1000 लिख दो, प्लस 0 × x की पावर 1,00,000 लिख दो। पढ़ रहा है कोई शून्य के ऊपर फर्क, नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि शून्य बहुपद के साथ क्या है, घात जो है वो फिक्स नहीं है, वो घात कुछ भी हो सकती है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। आगे बढ़ेंगे। आगे हमसे क्या पूछा गया दोस्तों, x² + 5x + 6 के शून्य कौन से हैं। दोस्तों कोई भी संख्या आप याद रखेंगे, कोई भी बहुपद हमारे पास होगा उसके गुणनखंड ही उसके शून्य होंगे। ये आप ध्यान में रखेंगे। कोई भी हमारे पास वो होगा क्या, बहुपद होगा, उसके गुणनखंड क्या होंगे, उसके शून्य की वैल्यू निकालने में सहायक होंगे। कैसे होंगे वो भी आपको बताऊंगा। अब जैसे मान लो दोस्तों आपको कोई बहुपद आ जाता है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इसको। अगर आपको इसके गुणनखंड निकालने हैं, आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होता है, एक होता है जिसकी संख्या के साथ कोई गुणा नहीं हो रहा, वहाँ पे एक गुणा हो रहा होता है। हम क्या करेंगे, जो संख्या यहाँ पर है और जो संख्या x का गुणांक है, x² का, उसको आपस में गुणा करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, एक है, एक किसका गुणांक है, x² का। ठीक है, और यहाँ पे 6 है, तो हमारे पास क्या आ गया, 6। तो जब दोस्तों 6 × 1 करके हमारे पास 6 आ गया, ठीक है, तो हम 6 के ऐसे गुणनखंड बनाएंगे दोस्तों कि 6 के ऐसे गुणनखंड बनाएंगे हम कि गुणा करें तो 6 आए, लेकिन जमा करें तो ये बीच वाला जो x का गुणांक होगा 5 बन जाए। ये आप ध्यान में रखेंगे कि गुणा करें तो हमारे पास ऐसी वैल्यू बने जो इन दोनों को गुणा करके आ रही हो, 6 × 1 6, और जब जमा करें तो हमारे पास क्या है, ये x का गुणांक बन जाए। तो हमारे पास ऐसी वैल्यू क्या है, 2 × 3 नहीं है, 2 × 3 क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। और 5x जमा 2x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x नहीं हो जाएगा, 2x में 3x करेंगे 5x नहीं हो जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, पहले इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, +6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब x² 5x के टुकड़े हमने कैसे कर दिए, 2x जमा 3x जमा 6 नहीं कर दिए। क्या आपको समझ आ रहा है कि 2 × 6 और जब इनको आपस में गुणा करें तब 6x² नहीं बन रहा है। ठीक है, यही मैंने आपको यहाँ पे बताया कि गुणा करें तो ये आए, जमा करें तो ये आए। आगे हम क्या करेंगे, x को लेंगे यहाँ से कॉमन, तो इस दोनों में x को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x जमा 2 नहीं आ जाएगा। जहाँ से हम 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x जमा 2 कॉमन नहीं आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अब x2 इसमें भी है, x+2 इसमें भी, x+2 को कॉमन ले लो तो हमारे पास x+3 नहीं आ गया, ये x है, ये +3 आ गया। अब अगर हमने इसके जीरो निकालना है, शून्य निकालने हैं, तो हम इसको अलग जीरो रखेंगे और इसको अलग जीरो रखेंगे। तो x जमा 2 = 0, x - 2 नहीं आ जाएगा, x जमा 3 = 0, x - 3 नहीं आ जाएगा। तो हमारा आंसर 3 नहीं, सी ऑप्शन पर सी नहीं होगा इसका आंसर। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। अब देखो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों में कमेंट में आंसर बताएंगे इसका, अब मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। अभी मैंने आपको इतना बड़ा टेबल जो है इसके बारे में रटवाया था, स्क्रीनशॉट लेने का मौका दिया था। यदि 2 रैखिक समीकरणों द्वारा दर्शाई गई रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उस समीकरण के हलों की संख्या क्या होगी। कोई नहीं, 1, 2 या अनंत, आप कमेंट करेंगे। ठीक है, और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या आता है,
2x-5 इज इक्वल टू 9। तो x का मान क्या होगा? तो ये तो काफ़ी आसान है। अब ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? अचर है। अचर है, स्थिरांक है। तो स्थिरांक स्थिरांक में जुड़ता है, ये आप याद रखेंगे। तो इधर 5 इधर जाएगा, माइनस का यहाँ प्लस का हो जाएगा। 9 × 5 नहीं हो जाएगा। 9 × 5 क्या होता है? 14 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14/2। 7 नहीं आ जाएगा इसका उत्तर। 16 का ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा राइट आंसर, सी। 17 की ओर बढ़ेंगे। समान चर लेकिन भिन्न घात वाले पदों को क्या कहा जाता है? समान चर लेकिन भिन्न घात वाले पदों को क्या कहा जाता है? असमान पद कहा जाता है। कैसे? समान चर कैसे हुआ? जैसे हमारे पास आ गया 6x, हमारे पास आ गया 12x, हमारे पास आ गया 7x। ठीक है। एक हमारे पास क्या आ गया? इन्होंने क्या बोला है? भिन्न घात। ये घात आ गई सेम। समान चर है, समान घात है, ये क्या होंगे? समान पद नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन जब घात, जैसे यहाँ पे आ गया 6x², 7x, 9x की क्यूब। अब यहाँ पे आप देखो, चर क्या है? x है। चर क्या है? x है। चर क्या है? x, लेकिन चर की घात क्या है? अलग अलग नहीं है। तो ये क्या है? असमान पद कहलाएंगे। ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। आगे हमारे पास ये फार्मूला कमेंट कर भी बताएंगे, इसके ऊपर आधारित मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ अभी। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यदि 2x = 18 हो, x का मान ज्ञात करो। मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी चर अचर संख्याएं बिना किसी चिन्ह के दी गई हैं तो उसका मतलब क्या होता है? 2x, उसमें गुणा हो रही होती है। तो जब यहाँ पे गुणा हो रही है 2 की, इधर जाएगा तो ये भाग नहीं करेगा। तो x = क्या होगा? 18/2। 9 नहीं उत्तर आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें दिया गया है क्या? x + y = 10। किसका उदाहरण है? पहचान, बहुपद, असमीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा। x और y दो चर नहीं है इसमें। ठीक है। ये दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन थे बेसिक, जो मैंने पहले 20 क्वेश्चन आपको पूरे 35 से 36 मिनट लगा के खुद करवाए हैं। अब क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशन बेस्ड। अब मैं आपको पेज बता देता हूँ जहाँ पर क्या लिखा गया था। एप्लीकेशन का मेंशन किया गया था कि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे सिलेबस में देखिए, ये देखो, जब आप इस सिलेबस को यहाँ पे निकालते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको आप देखेंगे। अनुप्रयोग आयु अनुपात मिश्रण समस्याओं में किसका? एप्लीकेशन एज रेशो एंड मिक्सचर प्रॉब्लम। किसका प्रयोग बताया गया दोस्तों? जो ऊपर हमने टॉपिक डिस्कस किए, पॉलिनोमियल का, बहुपद का, बीज व्यंजक का, ठीक है, और रैखिक युग्मों का। उसके बेस पर हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अभी वो करेंगे हम। ठीक है। अब दोस्तों जो क्वेश्चन अभी आ रहे हैं ये आपने कई एग्जामों में देखे भी होंगे, सुने भी होंगे और किए भी होंगे। ठीक है। अब ये क्वेश्चन किसके ऊपर आधारित है? जो ऊपर हमने चैप्टर की ये बेसिक समझे उसके ऊपर। क्या बोला गया है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 24 वर्ष से अधिक है। यदि 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे दोस्तों? हम क्या करेंगे, पिता की आयु पुत्र की आयु से 24 वर्ष अधिक है तो पुत्र की आयु मान लो भाई। पुत्र की आयु कितनी होगी? x मान ली, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो पिता की आयु क्या हो जाएगी? पिता की आयु पुत्र की आयु से 24 वर्ष अधिक है तो x में 24 जुड़ नहीं जाएंगे। ठीक है। x में क्या होगा? 24 नहीं जुड़ जाएंगे। यदि 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी। यदि 6 वर्ष के बाद पिता की आयु, 6 वर्ष के बाद पिता की आयु निकालो आप। पिता की आयु अभी क्या है? 24 है। आज से 6 वर्ष बाद तो जमा 6 और नहीं जुड़ जाएंगे। क्या होगी? पुत्र की आयु की दुगनी। पुत्र की आयु कितनी है अभी? x है। क्या होगी? 2x। 2 × x दुगनी नहीं हो जाएगी तो 2x। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बनानी आनी चाहिए। अगर आपने ये क्वेश्चन बना लिया उसके बाद उत्तर आसान है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया? गलती कर दी। क्या गलती कर दी? पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी कितनी? 6 वर्ष बाद। तो यहाँ पर 6 नहीं आएगा।
ऐसे नहीं लिखनी पड़ेगी ये इक्वेशन। अगर आपको ये इक्वेशन बनानी आ गई तो आप क्या, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया, इस इक्वेशन को बनाना मैं एक बार आपको दोबारा समझाना चाहता हूँ कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब देखो क्या बोला गया, यहाँ भी साफ कर दूंगा। हमने क्या बोला, बोला पिता की आयु पुत्र की आयु से 24 वर्ष से अधिक है। किसकी आयु, पिता की, किससे, पुत्र की आयु से। तो पुत्र की वैल्यू हमने क्या मानी, आयु क्या मानी, x मानी, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला, पिता की आयु पुत्र की आयु से 24 अधिक है, तो पिता की आयु में क्या जोड़ दी, पुत्र की आयु में 24 जोड़ दी। अब क्या बोला, यदि 6 वर्ष बाद पिता की आयु, 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी, x जमा 24 अभी की आयु है ये, जमा 6 और नहीं जुड़ जाएंगे, कितनी है, पुत्र की आयु की 2 गुना। तो पुत्र की आयु 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, अभी तो x है तो जमा 6 नहीं हो जाएगा, ये कितनी है, 2 गुना नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन बन जाए। अगर आपको ये क्वेश्चन बनानी आ गई, आप कोई भी क्वेश्चन होगा आप आराम से कर लेंगे। अब देखो x जमा 30 आ जाएगा, 24 जमा 6 30, यहाँ ब्रैकेट खुलेगी, 2 इससे भी गुणा होगा, 2 इससे भी गुणा होगा, 2x जमा क्या होगा, 12 होगा, 2x जमा क्या होगा, 12 होगा। अब x को आप यहाँ ले जाएंगे, आपको मैंने हमेशा भी ये पता होना चाहिए कि जो x के गुणांक है वो x से कम होंगे, कांस्टेंट वैल्यू से कम होंगी। ऐसे नहीं कि आपने इससे जो है वो इसको घटा दिया, ऐसा नहीं होगा कभी भी, ठीक है। अब x 2x से 1x गया तो x आ गया, और 30 में से 18 आ गया। और दोस्तों आपने x क्या माना हुआ है, दोस्तों आपने x क्या माना हुआ है, पुत्र की आयु नहीं मानी हुई है। तो आपसे पूछा भी क्या गया, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, 18। ऑप्शन नंबर डी है, नहीं आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे 5-7 क्वेश्चन इसी प्रकार के दिए गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं 1-2 क्वेश्चन आपको और करवाऊंगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, खुद प्रैक्टिस शीट पे प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे देख लो ये क्वेश्चन है, अब दोस्तों जैसे ये देख लो, 2 व्यक्ति की आयु का अनुपात 4 और 7 है, 4:7 है। यदि उनकी आयु का अंतर क्या है, 18 वर्ष है, तो छोटे की आयु क्या होगी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि हमने क्या मान लिया, एक की आयु क्या है, 4 है, एक की आयु के 7:7 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको x का गुणांक मान लो, इसकी एक की आयु क्या है, 4x है, एक की क्या है, 7x, ऐसे मान लिया हमने, ठीक है। यदि उनकी आयु का अंतर क्या है, 18 है, आयु का अंतर क्या 18 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बड़ी में से छोटी को कम कर देंगे। तो 7x में से 4x जाएगा, क्या आएगा, 3x नहीं आएगा। 3x का क्या वैल्यू 18 है, अंतर क्या है 18 है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 6 नहीं आ गई। हमें क्या पूछा गया है, छोटे व्यक्ति की आयु क्या है, छोटा व्यक्ति कौन सा है, 4x से छोटा नहीं है, तो 4x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 4 गुणा 6 नहीं होगी, 4 गुणा 6 क्या होता है, 24 नहीं होता है, तो 24 का उत्तर क्या आएगा, ए नहीं आएगा, 24। दोस्तों समझ आया कि नहीं आया, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपको क्वेश्चन जा रहे जो है करने हैं आयु वाले। अब बढ़ेंगे कुछ आगे अन्य क्वेश्चनों की ओर। दोस्तों क्वेश्चन कई बार एग्जामों में देखने को मिला है ये क्वेश्चन, कि यदि 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि उनका योग 96 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। 2 संख्याओं का अनुपात आप देखो, एक संख्या है 5, एक है 7, इसको हमने 5x मान लिया, इसको 7x मान लिया, ठीक है। अब क्या बताया गया है, ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, इनका योग क्या है, 96 है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे, क्वेश्चन आपके पास बन चुकी है, इनको जोड़ो भाई, 7 5 12x बराबर है 96, x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, x की वैल्यू 12 8 96, 8 नहीं आ जाएगी। मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी चर और अचर में जो है वो साइन नहीं है, तो ये क्या है, 12 गुणा x नहीं है। जब x से उधर 12 जाएगा, भाग नहीं कर देगा उधर, तो 12 8 96 नहीं हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। आपको क्या पूछा, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है, 7x बड़ी संख्या नहीं है, तो 7 गुणा 8 क्या हो जाएगा, 56 नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर नहीं आ जाएगा 31 का। ऐसे दोस्तों आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, कई एग्जामों में क्वेश्चन ये देखने को मिले हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप खुद करेंगे। अगर मुझे लगता है कोई क्वेश्चन जो है टफ है थोड़ा, तो मैं करवाऊंगा, अदरवाइज। अब जैसे ये देख लो,
और जैसे क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, क्या बोला गया, दो संख्याओं का योग क्या है, 40 है। एक संख्या मान लो x, एक मान लो y, दोनों का योग क्या है, 40 है। और क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 8 अधिक है, ठीक है, एक संख्या क्या दूसरी संख्या से 8 अधिक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक संख्या जैसे मान लो आपके पास x थी, ठीक है, दूसरी क्या है हमारे पास y है, y क्या है x से 8 अधिक है, लिखा नहीं हुआ, एक संख्या दूसरी संख्या से 8 अधिक है, तो इस इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट कर दो ना, इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब क्या किया आपने, x y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी, x जमा x 8 बराबर है क्या हो गया, 40 हो गया। ये 2x बन गया, इधर 8 जाएगा माइनस हो जाएगा, 32 बन जाएगा। x की वैल्यू कितनी, 16 नहीं आ जाएगी। आपसे क्या पूछा गया है, बड़ी संख्या क्या होगी, अब x तो छोटी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है, x जमा 8, तो 16 जमा 8 क्या होगा, 24 नहीं होगा, y की वैल्यू 24 नहीं होगी, क्यों, ये तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नहीं आएगा इसका 35 का, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 37 हमसे क्या पूछा गया। अब दोस्तों ये दूध और पानी का क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में आता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको यहाँ से समझेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे। दोस्तों ये मेथड जो है, जो रेशियो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने का, ये पॉलिनोमियल मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, बहुपद मेथड से। अगर रेशो से करेंगे तो काफ़ी जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। हो सकता है कि आपको क्या हो, ट्रिक याद ना रहे, तो बेसिक मेथड तो हमेशा ही जीवन में काम आएगा, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। मान लो क्या, मिल्क क्या है 4 है, वाटर क्या है 1 है, ऐसे हमने मान लिया, ठीक है। यदि मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, चलो भाई ऐसे लिख लो, 4x लिख लो, इसको लिख लो 1x वाटर को। इन्होंने क्या किया, 10 लीटर पानी मिला दिया, तो 1x जमा 10 मिला दिया पानी इन्होंने, ठीक है। अब दोस्तों 10 इन्होंने पानी मिला दिया, तो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तो नया अनुपात 4:3 हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई, तो उसके बाद आप क्या बहुपद बनाओगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कैसे करोगे सॉल्व, करो बोला, तो आप इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे 4 तिया 12x बराबर है 4x जमा 40, ठीक है। जब यहाँ पे ये आएगा तो ये 12 में से 4 की 8x बराबर है 40 नहीं हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 नहीं आ जाएगी, 5 8 40 नहीं होता है, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा कितनी है। अरे भैया प्रारंभिक मिश्रण जब आप देखेंगे कि एक तो था 4x, ये था 1x, टोटल कितना बन गया, ये 5x नहीं बन गया, तो 5x, तो 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 5 नहीं है, 25 नहीं हो जाएगा। प्रारंभिक मिश्रण कितना था, 25 नहीं था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नहीं आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। और दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको मैं एक बात समझा देना चाहता हूँ, एक बार दोबारा, मैंने पहले भी समझाई है आपको, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि आपको दोबारा समझाऊँ, कहीं बच्चे जो पजल हो जाते हैं एक्सपीरियंस। जैसे हमारे पास यहाँ क्वेश्चन थी 12x बराबर है 4x + 40, ठीक है। तो हमने 12x में से 4x ही क्यों घटाया, 40 क्यों नहीं घटाया। दोस्तों जिस चर की वैल्यू x की जितनी पावर होगी ना, सेम पावर से जो है वैल्यू माइनस होगी। अब मान लो यहाँ पर हमारे पास 12x² बराबर है 7x² जमा 4x जमा 40 होती है ना ऐसे, तब दोस्तों हम 12x² में से 7x² माइनस करते हैं, ना कि 4x। क्यों, क्योंकि पावर देखेंगे हम, सेम पावर की वैल्यू जो है वो सेम पावर से कम होगी, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसीलिए जो है मैं आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे बताना चाहता था कि ये कंसेप्ट जो जरूरी है, बच्चे पजल हो जाते हैं कि भाई कैसे कम कर दिया, कैसे माइनस कर दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पर आधारित है। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लेते हैं। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं, बहुत छोटा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि 2 प्रकार के चावल, एक है 30 रुपये प्रति किलो, एक है 50 रुपये प्रति किलो, मिक्स कर दिए जाते हैं, किस रेट पे बेचे जाते हैं, 22 रुपये प्रति किलोग्राम में। तो मिश्रण बनाने के लिए चावल का अनुपात क्या होगा। मतलब ये है कि आपके पास 2 प्रकार के चावल हैं, एक 30 रुपये प्रति किलो, एक 50 रुपये प्रति किलो, लेकिन आपने उनको मिक्स करके कितने में बेचना है,
42 रुपये प्रति किलो, तो आपको किस मिश्रण में वो मिलने चाहिए, ये आपसे सवाल जो है पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया भी गया है क्या कि 30 रुपये की जो अनुपात होगा वो पहले आएगा, 50 रुपये वाले का बाद में आएगा चावल का। ठीक है, तो दोस्तों आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जिस चीज़ का अनुपात पूछा गया है, ठीक है, पहले 30 का पूछा गया फिर 50 का पूछा गया, आपने हमेशा क्या करना है, जब भी ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपने उल्टा चलना है। कैसे उल्टा चलना है, जैसे मान लो आपको क्या पूछा गया है, 30 से 50 की रेशो पूछी गई, आपने क्या लिखना है, ऊपर क्या लिखने 50, नीचे क्या लिखने हैं 30। ठीक है, ऐसे आपको करना है। क्या आपको पूछी गई है रेशो, किसकी पूछी गई है, 30 और 50 की, लेकिन आपने क्या करना है, पहले 50 लिखना है फिर लिखना है 30। उसके बाद क्या करना है, अब जो जो रेट हमें मिलना चाहिए 42 मिलना चाहिए। अगर मान लो ये चीज़ इससे बड़ी है जो हमें मिलना चाहिए, तो इसमें से हम 42 माइनस कर देंगे। और अगर ये जो रेट हमें मिलना चाहिए ये इससे क्या है, बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इससे 42 माइनस करेंगे। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो बड़े में से छोटा घटाना है, सीधा हिसाब है। अगर यहाँ 30-50 लिखा है, यहाँ 50-30 लिखो और बड़े में से छोटा कम कर दो। अब 50 में से 42 ये कितने आए, 8। 42 में से 30 ये कितने आए, 12। रेशो क्या आ गई, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2:3 उत्तर नहीं आ गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। मैंने क्या समझाया आपको, एक बार दोबारा दोहराऊंगा कि आपसे रेशो पूछी गई है 30 और 50 की, आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 50 लिखेंगे, यहाँ पे 30 लिखेंगे, फिर जो रेट हमें चाहिए होगा वो और ये दोनों हम कंपेयर करेंगे, जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये और ये कंपेयर करेंगे, जो बड़ा होगा उसमें से माइनस कर देंगे, वो हमारी रेशो आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों करते हैं आगे। दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार एग्जामों में देखने को मिले होंगे। क्या दुकानदार क्या करता है, 4 पेन 3 कॉपी 74 रुपये में बेचता है, वही दुकानदार 2 पेन 1 कॉपी 74 रुपये में बेचता है, तो एक पेन का मूल्य ज्ञात करें। अब देखेंगे इसको दोस्तों, पेन को हम क्या मान लेंगे, x, कॉपी को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x + 3y = 74। ठीक है, हमने क्या माना, x, क्या माना, x हमने मूल्य माना किसका, एक पेन का, y हमने किसका मूल्य माना, एक कॉपी का। ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, 2 पेन x रुपये में, एक कॉपी y रुपये में, कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ऐसे इक्वेशन बना पाएंगे आप। ठीक है, अब दोस्तों इस इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एक होता है एलिमिनेशन। ठीक है, तो पहले हम आपको सब्स्टिट्यूशन समझा चुके हैं, एलिमिनेशन लगाएंगे। एलिमिनेशन कैसे लगाएंगे, हम क्या करेंगे, दोनों जो चर है x है y है, दोनों में से किसी भी एक को, दोनों में आपस में बराबर कर लो, चाहे इसको बराबर कर लो चाहे इसको बराबर कर लो, दोनों में से किसी एक को बराबर कर लो। हमें क्या लग रहा है कि इसको बराबर करना आसान रहेगा क्योंकि ये इसका दुगुना है ऊपर, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा कर देंगे तो इससे भी गुणा होगी, इससे भी गुणा होगी, इससे भी गुणा होगी। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 4x = 2y = 68 नहीं बन जाएगी, 34 28 होता है। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, इस इक्वेशन जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें से इसको घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे दोस्तों। इसको इक्वेशन को साफ करना पड़ेगा। अब जब मान लो आपने इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को घटाना है, तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे, अगर इसको मैं ऊपर उठा के रखता हूँ काफ़ी आसान रहेगा आपको, इसके बिल्कुल नीचे। अब यहाँ पे आप देखिए, जब हम इसको ऐसे माइनस करेंगे तो 4x में से 4x जाएगा, माइनस 0 नहीं हो जाएगा। 3y में से 2y, एक y नहीं बच गया। 74 में से 68 गए, 6 नहीं बच गया। ठीक है दोस्तों, आपसे क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा, एक पेन का मूल्य। हमने पेन का मूल्य क्या माना था, x, हमारे पास कॉपी का मूल्य है। अब भाई इन दोनों इक्वेशन में से x निकाल लो। अब देखो फिर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। क्या करेंगे, 4x जमा y की वैल्यू 6 रखो भाई, यहाँ पे 18 = 74। ठीक है, तो 4x = 74 - 18। ठीक है, अब 74 से 18 कम करेंगे, 74 में से 18 कम करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 56 आएगा। तो 4x = क्या हो गया,
56 हो गया। मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब 4x ऐसे लिखा है इसका मतलब क्या, 4 गुना x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56/4, 14 चौके 56, 14 उत्तर नहीं आ जाएगा। 14 की x क्या माना है, पेन, एक पेन का मूल्य, तो 14, तो बी ऑप्शन ही उत्तर आ जाएगा 40 का। ऐसे दोस्तों आपको क्वेश्चन करने हैं, काफ़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करने की देर है। प्रैक्टिस शीट आपको इस लेक्चर के अपलोड होते ही मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे दोस्तों क्वेश्चन जो है सब मिलते जुलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो जो क्वेश्चन हमें बताए गए थे एप्लीकेशन बेस में वो हमने आपको करवा चुके हैं, ठीक है। ये आपको करने हैं। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन आसान है, आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे खुद, ठीक है। ये एग्ज़ामों में दोस्तों ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो मैं करवाना चाहता था मिल गया। एग्जामों में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ये 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि उस संख्या में अंकों को उल्टा करके बनी संख्या को घटाया जाए तो 27 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। एग्जामों में कई बार क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है, ठीक है। और एग्जामिनर तेज है, आप देखेंगे हर का अंक जो है 9 है, 8 1 9 7 2 9 6 3 9 6 3 9, ठीक है। हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे मान लो हमारे पास संख्या क्या है, संख्या है हमारे पास एक्स वाई। अब एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 10x जमा वाई नहीं लिख सकते हैं। हमारे पास ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये इकाई का अंक है, दहाई का अंक है, दहाई के अंक को 10 से गुणा नहीं होती है, 10x नहीं आएगा। इसने क्या बोला है, इसने क्या बोला है कि 2 अंकी संख्या में अंकों का योग क्या है, 9 है। तो x जमा वाई क्या है, 9 है। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। x प्लस वाई क्या दिया गया है, 9 नहीं दिया गया है। अब हमें क्या बोला गया, यदि संख्या में से उल्टे अंकों को उल्टा करके बनी संख्या से घटा दिए जाए। अब देखो यहाँ पे क्या था, एक्स वाई, तो यहाँ पे बाई एक्स नहीं बन जाएगी, संख्या उल्टी कर दी जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, 10y जमा एक्स नहीं बन जाएगा। इकाई दहाई, अब ये दहाई का अक्षर क्या बन गया, यहाँ पे बाई बन गया, इकाई का अक्षर एक्स बन गया। इन्होंने क्या बोला है कि यदि इसमें से इसको माइनस किया जाता है, ठीक है, माइनस कर दो भाई, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। मैंने आपको हमेशा कहा है कि सेम जो एक समान चर से एक समान चर की संख्याएं घटेंगी, तो इससे ये घटेगी, इससे ये घटेगी, घटाएंगे। अब 10x में से एक x गया तो क्या बचा, 9x बच गया। एक y में से 10y की तो 9y नहीं बच गया, माइनस के कितने के बराबर बताया गया, 27 प्राप्त होता है, 27 लिख दो भाई आप। तो यहाँ पे 9 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा, 3 नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब x माइनस वाई बराबर है 3 है, और x प्लस वाई इक्वल टू 9 है। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12 नहीं आ जाएगा, x की वैल्यू 6 नहीं आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 6 आ गई दोस्तों, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 नहीं आ जाएगी। हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा, वह संख्या क्या है, ओरिजिनल संख्या क्या थी, एक्स वाई नहीं थी, तो पहले x लिख दो फिर y लिख दो, 63 नहीं आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। काफ़ी एग्जाम क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं और क्वेश्चन क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप समझ चुके होंगे और क्वेश्चन जो है वो खुद करेंगे। अब मैंने सारे क्वेश्चन जो है करवा दिए, जो इस प्रकार की क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको हिम रोजगार मित्र चैनल के माध्यम से, ये देखो आंसर की भी साथ में अटैच की गई है, आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। इस आंसर की से दोस्तों आप जो है आंसर अपने मैच कर सकते हैं। और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपको लग रहा है कि आपको जो है वो ये हमारी सीरीज़ पटवारी बनाने में सहायक सिद्ध होगी, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारा YouTube चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके हमारा Instagram चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए कि ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, तो आपको इस QR कोड को स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ पर हम हर लेक्चर के बाद क्या करते हैं, अपने लेक्चर की PDF शेयर कर देते हैं। दोस्तों 1 घंटे का लेक्चर लगभग हो चुका है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको कोई परेशानी आती है आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे मैंने बात करते हुए दोस्तों, हिम रोजगार मित्रा कल मिलेगा नए चैनल, नए जोश के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।